हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि क्लास 7 हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 4 मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य से जुड़े हुए जो भी पॉइंट्स इस चैप्टर्स में दिए गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिए। और इससे मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, जो कि हमारे तरफ नेट को बंद कर दिया गया। पता नहीं कब तक ऑन होगा। जैसे ही ऑन होता है हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल बहुत स्पीड कम आ रहा है, अगर मेरा वाईफाई चल भी रहा है तो स्पीड उतना नहीं है कि मैं वीडियो प्रॉपर अपलोड कर पाऊँ। लेकिन कल रात को थोड़ा सा ठीक था, तो मैंने कोशिश किया था, तो एक वीडियो अपलोड हो गई, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद अपलोड हुई थी, काफ़ी समय लग गया था। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि मुग़ल कौन थे। ठीक है, मुग़ल कौन थे। तो मुग़ल जो कि दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से अगर देखा जाए तो वे मंगोल शासक चंगेज़ खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। जबकि पिता की ओर से देखा जाए तो ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हो गई थी, इसके वंशज थे। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खां से जुड़ी जो स्मृतियाँ थी सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। और वहीं दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का पर गर्व में अनुभव करते थे, इसलिए ज़्यादा, क्योंकि इसके लिए महान पूर्वज जो थे, इनके जो महान पूर्वज थे 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस वजह से वो जो कि कह सकते हैं यहाँ पे कि वो तैमूर के वंशज होने पर खुद को ज़्यादा गर्व महसूस करते थे। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखेंगे। देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इस पिक्चर में मुगल के जो भी उत्तराधिकारी रहे, उनके दादा परदादा, मतलब सारे यहाँ पे उनका दे दिया गया, सारे सम्राटों का यहाँ पे एक साथ पिक्चर्स बनाया गया। अब है कि मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य के उत्तराधिकारी प्राप्त किया, तो उसकी उम्र महज सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली पर सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा करके दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसमें आगे हमें क्या देखना है, देखिए यहाँ पे है पॉइंट्स कि युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। आग्नेयास्त्र के लिए इनका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ और आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इनका प्रयोग किया गया था। और एक लाइन यहाँ पर भी है, देखिए, देख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी पहली बार इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था, जैसे कि आप यहाँ पे तोप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक तालिका फर्स्ट है, जिसमें मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और उनसे संबंधित जो घटनाएं दी गई हैं वो दिया गया। और इसके बारे में हम लोग ज़्यादातर सब कुछ पॉइंट्स पहले से ही जानते हैं, लेकिन एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है। जैसे बाबर है 1526 से 30 में 1526 में पानीपत के दौरान इब्राहिम लोदी को और उसके अफगान समर्थकों को हराया था। 1527 में खानवा का जो युद्ध हुआ, जिसमें राणा संगा को हराया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें एक युद्ध और मेंशन नहीं किया गया, जैसे कि यहाँ पे 1529 में हम जानते हैं कि घाघरा का युद्ध। ठीक है, और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की बात करें तो 1530 से 1540 तक, और उसने दोबारा फिर शासन किया था 1555 से 56, एक वर्ष तक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेर खान ने, ज़्यादातर इसमें कुछ नहीं है, शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था। पहला युद्ध 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कनौज का युद्ध, जिसे हम लोग बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली थी और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसके एक वर्ष के बाद ही इसकी जो कि सीढ़ियों से गिरने के बाद दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर के बारे में बात करें तो 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना था। पहला पॉइंट है कि 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया था। इसमें आगे हम देखेंगे तो पढ़ेंगे 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1559 में रणथंभौर पर कब्जा किया था। 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। 1585 से 1605 के मध्य अकबर का साम्राज्य जो कि काफ़ी विस्तार हो गया था। इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा।
अब है जहांगीर। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो कि पूर्णतः सफल नहीं हुआ। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम ने बाद में सम्राट जो कि शाहजहां कहलाया, मतलब कि शाहजहां जो था उसका बचपन का नाम खुर्रम था और बाद में जाकर के ये शाहजहां कहलाया था। चल इसके बाद हम आगे देखते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां के बारे में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा। इसमें है कि 1657 से 58 के मध्य शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध के लेकर के झगड़ा हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। मतलब सामोगढ़, धर्मठ का युद्ध, इन सभी युद्धों के बारे में हम जानते हैं। और इसमें आप इसके बाद औरंगज़ेब के बारे में बात आती है। औरंगज़ेब के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है वो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, वो ये है कि इसने जो कि दक्षिण भारत का जब विजय किया था, तो इसमें दो राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है। जैसे 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था विजित करने के पश्चात। तो ये दो पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक और पॉइंट देखिए कि 1698 में औरंगज़ेब ने दक्कन में मराठों जो कि छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे। तो यानी क्या ध्यान रखिएगा, 1698 में औरंगज़ेब का शिवाजी के साथ यहाँ पे मुठभेड़ हुआ था। चलिए, इसके बाद है कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें अपनी जागीरें, उनकी जो जागीरें थी वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया। पराजित करने परंतु जैसे कि यहाँ पे देखिए अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बनाए रखे। यानी कि इन्होंने उनको हराया, हराने के बाद इनके प्रदेशों को भी जीता, लेकिन इनको मतलब कि होता ना कि अपमानित करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया इन्होंने। तो उनको सम्मानपूर्वक रहने दिया और बाकी आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। तो ये जो काफ़ी अलग अलग जो शासक थे उन पर इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रभाव जो कि छोड़ा था। अब है कि मनसबदार और जागीरदार। तो हम जब भी पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य, उसमें मनसबदार एक शब्द आता है जो कि बहुत बाहर देखने को मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इस पर हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या है। तो मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह होते थे उसी को मनसबदार कहलाता था। यानी सिंपल सी भाषा में सैन्य ये एक पद होता था मनसबदार। आगे देखिए, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद तथा वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो बस इसमें आपको याद रखना है कि मनसबदार जो पद आप देख रहे हैं, मतलब सब देख रहे हैं, ये किससे संबंधित था, सैनिक पद से संबंधित हुआ करता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो कि तकरीबन इक्ताओं के समान ही होती थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अब हमें पढ़ेंगे यहाँ पे जब्त और ज़मींदार। जब्त और ज़मींदार, जब्ती प्रणाली आपने देखा है कि अकबर के समय में टोडरमल ने स्टार्ट किया था। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख जो साधन था, किसानों की उपज से मिलने वाला जो राजस्व होता था वही था। इसमें है, आगे देखेंगे कि अकबर के राजस्व जो मंत्री थे, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल बंदोबस्त आपने पढ़ा है। 10 साल यानी 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतें और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। राजस्व प्राप्त करने की, ध्यान रखिएगा, राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी इसको जब्त कहा जाता था, जब्त कहा जाता था। अब यहाँ पे हम देखेंगे अकबरनामा और आईनी अकबरी। तो आप इसके बारे में जानते हैं, बहुत बार पेपर में रिपीट होता रहता है कि अकबरनामा को किसने लिखा हुआ। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी जो कि इनके थे अबुल फजल, नवरत्नों में से एक थे, को आदेश दिया था कि वह अपने शासनकाल का इतिहास लिखे, यानी कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा था। ध्यान रखिएगा कितने जिल्दों में, 3 जिल्दों में। और ये कौन कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा। इसका शीर्षक रखा था अकबरनामा। पहला जो जिल्द था अकबर के पूर्वजों का बयान है, ठीक है। दूसरा जो है अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तो पूछा जा सकता है कि अकबरनाम जो यहाँ पे लिखा गया अकबरनामा, इसका कौन सा जो जिल्द है वो अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, तो दूसरा जिल्द। जबकि तीसरे जिल्द आईने अकबरी है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया कि अकबरनामा का कौन सा भाग जो है, कौन सा पार्ट जो है वो आईने अकबरी के अंतर्गत आता है, तो तीसरा पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, तीसरा पार्ट, ठीक है।
इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य की भूगोल का ब्यौरा इसमें मिलता था। इसमें समकालीन भारत के लोगों के परंपराओं और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन दिया गया। आईने अकबरी को सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतें, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद है कि अकबर की नीतियाँ। तो प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासन सूबेदार कहलाते थे जो कि राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत के एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जिसे हम लोग दीवान के नाम से जानते थे, दीवान के नाम से जाना जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सहयोग प्राप्त था। अब इसमें है कि जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ का जो प्रभाव रहा वो कैसा रहा। तो जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहाँ, इनको ध्यान रखिएगा, मेहरुन्निसा इनका वास्तविक नाम था, नूरजहाँ इनको उपाधि दी गई थी। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जो कि जारी किए थे, जिसमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम गढ़ा हुआ था। चलिए इसमें हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें देखिए यहाँ पे एक है कि अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार का आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। यानी कि जो सुलह ए कुल की जो नीति थी वो किसने लागू किया था, तो अकबर ने लागू किया था, ये ध्यान रखिएगा। और शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया हुआ था। आगे चल करके जो ये सम्राट बने इन्होंने भी अपनाया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए कि अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों की फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सिकरी में एक मकतब खाना या फिर अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की थी, जिसमें महाभारत, रामायण, लीलावती और योग विशिष्ट जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कार्य के लिए चुना गया था। रजनामा हम जानते हैं, रजनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है, ये ध्यान रहेगा, रजनामा महाभारत का ही फारसी अनुवाद है। सुलह कुल जो है इसका अर्थ यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा लिखा गया है कि सार्विक शांति। ठीक है, सुलह कुल सार्विक शांति। अब इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसके बाद हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे मनसब जो था, मनसब का संबंध किससे था, तो ये एक प्रकार का पद हुआ करता था, तो मनसब पद के साथ। ठीक है, मनसब आपका ये है पद के साथ मैच होगा। मंगोल जो थे वो कौन थे, तो उज्बेक थे, तो यहाँ पे ये मैच होगा। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ संबंधित, राठौड़ जो राजपूत थे वो मारवाड़ संबंधित थे। नूरजहाँ यहाँ पे जहांगीर की पत्नी थी इनके साथ, और सूबेदार जो थे वो गवर्नर हुआ करते थे। तो ये कुल मिलाकर आपका इस तरह से मैच हो जाएगा। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है। मुगल काल में जो जब्त शब्द था वो किस ओर इंगित करता है, क्या बनेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो जब्त था वो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था थी, जिसको राजा टोडरमल ने 10 वर्षों के निगरानी निरीक्षण सफलतापूर्वक देखने के पश्चात इसको लागू किया। तो यहाँ पे अकबर के समय में ये लागू हुआ था, राजस्व प्राप्त करने की एक व्यवस्था थी जब्त। सेकेंड क्वेश्चन है कि अकबर के सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी। अकबर की मदद किसने की थी, जो कि आगे आने वाले जो सम्राट थे जैसे जहांगीर और शाहजहां ने भी इसको अपनाया हुआ था। तो हमने इसके बारे में देखा था, अबुल फजल ने मदद की थी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में कराया गया। अकबर के द्वारा इबादत खाने का जो निर्माण है वो किस शहर में कराया गया था। तो हम यहाँ पे क्या गेस करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, फतेहपुर सिकरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फतेहपुर सिकरी को बताइए कि किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने राजधानी के रूप में जो कि स्थापित किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था। शाहजहां को जब उत्तराधिकारी का युद्ध स्टार्ट हुआ, जब ये बीमार पड़ा था, तो इसके जो पुत्र थे दारा शिकोह, औरंगजेब, तो इन्होंने अपने में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध करना स्टार्ट किया और शाहजहां को जो कि कैद कर दिया गया था आगरा में। ठीक है, आगरा में, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में इसको कैद किया गया था अंतिम दिनों में। खुर्रम किसका बेटा था। खुर्रम, जिसको आगे चल कर के हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, और एक्चुअली सॉरी हाँ ठीक है, शाहजहां के नाम से जानते हैं। शाहजहां की जो उपाधि दी गई थी वो
जहांगीर के द्वारा ही दी गई थी, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। खुर्रम जो है वो जहांगीर का ही वास्तविक नाम है। ये एक्चुअली पूछा रहा है कि बेटा किसका ना, खुर्रम किसका बेटा था, तो ये जहांगीर का बेटा था। यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ये जो कि जहांगीर का बेटा था। चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, दोनों को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कि मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड है कि मुगल माता की ओर से चीन के तांग राजवंश से तथा पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक के वंशज थे। तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो कोई भी गलत नहीं है, इस वजह से हम राइट आंसर डी को टिक कर सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं था, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। अगला है कि अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलते हैं। अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित जो विवरण है निम्न में से किस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबरनामा। और अकबरनामा का ही तीसरा जो पार्ट था, यानी 3 भागों का तीसरा जो था वो आईने अकबरी था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और अकबरनामा को किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है, क्या बनेगा राइट आंसर। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, तो औरंगजेब इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। औरंगजेब बिल्कुल सही आंसर है, डी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अगला है कि 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया था। बताइए, पानीपत का जब युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया था, दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे, अंतिम शासक, लोदी वंश के शासक। तो इब्राहिम लोदी को हराने के पश्चात पानीपत के युद्ध में बाबर ने कौन से क्षेत्र पर कब्जा किया, तो दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, दिल्ली और आगरा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिलाया था, क्या बनेगा राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर और गोलकोंडा। मैं आपको बता चुका हूँ कि बीजापुर को 1685, ये डेट आपको याद रखना, 1685, और गोलकुंडा को 1687 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा। अगला है कि अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तीनों को पढ़ने बताने कि कौन सा कथन सही है। तो अच्छे तरीके से गेस करिए और बताइए कि क्या सही आंसर होगा। देखिए पहला जो पॉइंट्स हमारा बनता है वो 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया, बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हरा करके कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिलाया था, ये भी सही है। अकबर ने अपने सैन्य अभियानों के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर के युवा काल में उसका संरक्षक कौन था, ये प्रश्न मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। 13 का राइट आंसर आप खुद से गेस कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा। चलो मैं आपने राइट आंसर लिख ही दिया, बैरम खान। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, मैंने लिख दिया। तो बैरम खान यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अकबर के युवा काल में उसका संरक्षक कौन था, बैरम खान। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा, जो कि कौन से कथन असत्य है, कौन सा या फिर कौन से कथन असत्य है, गेस करिए क्या बनेगा राइट आंसर। कौन से कथन यहाँ पे असत्य है। तो देखिए पहला कि अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे, जो कि ये गलत है, क्योंकि हमने ऊपर में देखा था वो मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, वो अपने को तैमूर के वंशज कहने पर काफ़ी गर्व महसूस करते थे। मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा करके किया था, ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया था, ये भी सही है। तो सेकेंड और थर्ड सही है। हमें बताना है यहाँ पे क्या है कि कौन असत्य है। तो असत्य सिर्फ और सिर्फ एक था, केवल एक असत्य, ऑप्शन हम ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई, इसमें इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुई थी। तो अब मैं इसका राइट आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि 15 का राइट आंसर क्या होगा। 15 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मुगल दरबार के वृतांत जो है वो किस भाषा में लिखे गए थे। मुगल दरबार के जो वृतांत थे वो किस भाषा में लिखे गए हैं, क्या बनेगा राइट आंसर। मुगल दरबार के वृत्तांत जो किस भाषा में लिखे गए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी भाषा में लिखे गए। ठीक है, फारसी भाषा में लिखे गए।
तो बस आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही। और चलते चलते मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो लोग अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है। एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और अपने पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो रनिंग बैच है वो आप देख सकते हैं, बिहार एसआई सिविल कोड का बैच चल रहा है अलग अलग। बिहार एसएससी का जो मेंस बैच है वो भी आपका स्टार्ट है, और 69वीं बीएससी का जो प्री बैच है वो भी स्टार्ट है। इन सभी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं बाकी काफ़ी कम कीमत के साथ। तो जल्दी से जाइए आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे कम प्राइस में आपको कहीं और कोर्स नहीं मिल रहा है और अच्छी मटेरियल्स में हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।